नमस्कार दोस्तों, हॉरिजन एकेडमी के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हम लोग अभी प्रश्नों के माध्यम से चर्चा कर रहे और इस टॉपिक में आपने देखा कि हमने भूगोल को पढ़ाया मध्य प्रदेश से संबंधित, फिर इसके बाद हमने कल्चर को पढ़ाया मध्य प्रदेश से संबंधित और अब मध्य प्रदेश की राजनीति से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा की जा रही है जो आए हुए प्रश्न हैं और उन प्रश्नों के अलावा किस प्रकार प्रश्न बन सकते हैं इस पर भी चर्चा करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। तो आप लोग वीडियो से जुड़े रहें और वीडियो का आनंद लेते रहें। तो देखिएगा, टॉपिक आपके सामने है। टॉपिक का नाम क्या है? मध्य प्रदेश में विधायिका, द एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटर, कार्यपालिका, द एग्जीक्यूटिव न्यायपालिका, द जुडिशरी। ठीक है, तो इस बात को याद रखना, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो मध्य प्रदेश से संबंधित होगा। और आप लोग संभवतः जानते होंगे कि इन तीनों को मिलाकर ही हम कहते हैं गवर्नमेंट, यानी कि सरकार। सरकार का गठन विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए अब हम टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा, नहीं बनते हैं तब भी प्रयास करना है जवाब देने का। देखें, पहला प्रश्न देखिएगा, आपके सामने है, इसको सॉल्व करें। हम आपको संपूर्ण रूप से विश्लेषण के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष, चेयरमैन, सदस्यों, मेंबर्स की अपॉइंटमेंट या नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है? मतलब एक ऐसी कमेटी होती है जो अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करती है, यानी करवाने की सिफारिश करती है। उस समिति की सिफारिश के बाद ही इसकी नियुक्ति की जाती है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की। आप लोग जानते हैं, जब तक आप लोग जवाब दें हम इसका डिटेल आपको बता रहे हैं। देखें, इसमें ऑप्शन आपके सामने है। मुख्यमंत्री होता है कि नहीं होता है, विधानसभा का अध्यक्ष होता है कि नहीं होता है, गृह मंत्रालय के प्रभारी अर्थात गृह मंत्री होते हैं कि नहीं होते हैं, और राज्यपाल। चार ऑप्शन है। एक ऐसा ऑप्शन है जो इस समिति में शामिल नहीं होता है, सिफारिश करने वाली समिति में। उसका जवाब आपको देना है। एमपीपीएससी 2020 का आया हुआ प्रश्न है। इसके अलावा क्या प्रश्न बन सकते हैं उस पर आप लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं। देखें, राज्य मानवाधिकार आयोग, देखें, इस आयोग की स्थापना 13 सितंबर को की गई थी। इस बात को याद रखना, 13 सितंबर को इस आयोग को स्थापित किया। अभी डेट आएगी क्योंकि प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। तो स्थापना कब की गई? 13 सितंबर को राज्य या मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के। अब देखिएगा, राज्य मानवाधिकार आयोग का काम है ह्यूमन राइट को बढ़ावा देना, संरक्षित करना और उन्हें बचाने का प्रयास करना। ये अपनी रिकमेंडेशन राज्य सरकार को सौंपते हैं कि ह्यूमन राइट का उल्लंघन हो रहा अथवा नहीं हो रहा है। तो देखिएगा, स्थापना 13 सितंबर को हुई। और अगर बात करें इनके अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करने वाली समिति, मतलब नियुक्त करने वाली समिति में कौन कौन शामिल है? देखें, इसमें राज्य का मुख्यमंत्री शामिल होता है, याद रखना है। इसमें विधानसभा का चेयरमैन शामिल होता है अर्थात अध्यक्ष शामिल होता है। इसमें गृह मंत्रालय का प्रभारी अर्थात गृह मंत्री शामिल होता है।
और इसमें विपक्ष का नेता शामिल होता है। विपक्ष का नेता शामिल होता है। ये अपनी सिफारिश देते हैं गवर्नर यानी राज्य के राज्यपाल को, और राज्यपाल राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करता है। यानी नियुक्त कौन करता है अगर पूछे, इनके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, नियुक्ति करता है राज्यपाल। लेकिन जो नियुक्त करने वाली समिति होती है, जो सिफारिश देती है राज्यपाल को, उनमें कौन कौन शामिल होता है? राज्य का मुख्यमंत्री, विधानसभा का चेयरमैन, गृह मंत्री और विपक्ष का नेता। तो आप बताएं इनमें ऑप्शन देखें। मुख्यमंत्री है, बिल्कुल राइट, ये होता है समिति में। विधानसभा का अध्यक्ष बिल्कुल होता है, गृह मंत्री भी होता है, और विपक्ष का नेता अगर होता तो वो भी होता। तो राज्यपाल केवल नियुक्त करता है, उस समिति में शामिल नहीं होता है। वो थोड़ी होगा, उसी को तो नियुक्त करना है, तो वो सिफारिश या रिकमेंडेशन नहीं देगा। तो आपको इसका आंसर दोस्तों पता चला होगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है? राज्यपाल, क्योंकि राज्यपाल उनको अपॉइंटमेंट देता है, उनकी नियुक्ति करता है। इस चीज को आपको याद रखना है। और अगर इसके मुख्यालय कभी आपसे पूछे इन कमीशंस के, तो अधिकतर मुख्यालय कहां देखने को मिलेंगे? प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी भोपाल में इनका मुख्यालय देखने को मिलेगा, हेडक्वार्टर, मुख्यालय। और इनका कार्य क्या होता है दोस्तों? इनका कार्य होता है मानवाधिकार, ह्यूमन राइट, मानवाधिकार के उल्लंघन को समाप्त करना। मानव होने के नाते हमें मानवाधिकार मिले हैं, अगर कोई उनका उल्लंघन करता है तो ये आयोग या कमीशंस जो होते हैं, ये अपनी सिफारिश को राज्य सरकार के सम्मुख रखते हैं, और राज्य सरकार जाके उनको विधानसभा में या विधानसभा के पटल में रखने का प्रयास करता है। तो दोस्तों आपने इसका जवाब दिया होगा, और प्रश्न क्या बन सकते हैं वो हमने आपके सामने रख दिए हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो रिपीटेड हो गया प्रश्न, इसलिए हमने कहा था कि रुकना है आपको। देखिए, मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? गठन पूछा है। सब में 13 सितंबर 3 में लिखे, 1 फरवरी वाला तो काट ही दो क्योंकि 13 सितंबर को हुआ है। 1998 वाला भी काट दो, 98 में नहीं आया है। 93 या 95 में से इसका राइट आंसर होगा। तो मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? इसका राइट आंसर आपको देना है 13 सितंबर 1995 या 13 सितंबर 1993। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? देखें, अब हम बताते हैं आपको इसके बारे में। आपको फैक्ट में आंसर देना है पहले। मानवाधिकार आयोग, इसका जितना डिटेल था पिछले प्रश्न में बताया, अन्य डिटेल क्या है वो देखना है आपको। इनके अध्यक्ष का कार्यकाल इनके अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो इनके अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, या तो 3 वर्ष का कार्यकाल हो जाए जब से उन्होंने पद संभाला है, या वो 70 वर्ष की आयु के हो जाएं तो उन्हें पद से समाप्त कर दिया जाएगा, यानी उन्हें पद को दूसरे व्यक्ति को बिठाया जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय भोपाल में है। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या है? 13 सितंबर 1993। तो इसका राइट आंसर क्या है? 13 सितंबर 1993 को मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। ठीक, इसके अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष होता है, जो भी पहले हो जाए। अध्यक्ष का लिखा है, इसका मतलब मेंबर का भी इतना ही होता है। इस चीज को आपको याद रखना। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? अपॉइंटमेंट, ये आपने पिछले प्रश्न में देख लिया है। नियुक्ति, अपॉइंटमेंट कौन देता है? तो गवर्नर या राज्यपाल देता है। कौन देता है? राज्यपाल इनकी नियुक्ति की रिकमेंडेशन देता है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना। एक समिति होती है, सिफारिश करती है नामों पर। समिति की सिफारिश पर राज्यपाल उनकी नियुक्ति करता है। सिफारिश पर कौन कौन उसमें शामिल होता है आपको बता चुके हैं। सीएम, विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ विपक्ष का नेता,
विधानसभा का अध्यक्ष गृह मंत्री ये सिफारिश देगा और राज्यपाल उनकी अपॉइंटमेंट करेगा, यानी कि नियुक्ति करेगा। तो इसका राइट आंसर आपने दिया होगा। चलें अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखें अगला प्रश्न आपके सामने है, जवाब दें। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत की गई थी? इसका आपको जवाब देना है। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत की गई थी, बताएं। इसका जवाब दें। देखें राज्य खाद्य आयोग की स्थापना राष्ट्रीय यानी केंद्र सरकार ने बनाया, फूड सिक्योरिटी के लिए बनाया, सबको खाना मिल सके, फूड सिक्योरिटी का एक्ट है ये, खाद्य सुरक्षा है। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम या एक्ट 2013 के द्वारा की गई। और कब की गई? 21 जुलाई को। इस बात को याद रखना है। ठीक, तो राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। ठीक, इसका जवाब आपने दिया होगा। अगला देखें। मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं? इसका जवाब आपको देना है। मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, बताएं। राम प्रकाश गुप्ता, राम नरेश यादव, डॉक्टर बलराम झाकड़ और डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। इसका जवाब देना है। ऐसे राज्यपाल जो मध्य प्रदेश में रहे हैं, सभी मध्य प्रदेश में ये राज्यपाल रहे हैं, याद रखना है। राम प्रकाश गुप्त 2003-4 में रहे हैं, राम नरेश यादव 2016 तक रहे हैं, आपको याद रखना है। जो यूपी के सीएम रहे हैं, राम प्रकाश गुप्ता भी यूपी के सीएम रहे हैं। डॉक्टर बलराम झाकड़ जो सीएम नहीं रहे हैं, लेकिन बलराम झाकड़ क्या रहे हैं? विभिन्न राज्यों के राज्यपाल रहे हैं और साथ में 10 वर्षों तक केंद्र सरकार के अधीन लोकसभा के स्पीकर रहे हैं 10 वर्ष तक बलराम झाकड़, और मध्य प्रदेश के क्या रहे हैं? ये राज्यपाल भी रहे हैं। इस चीज को भी याद रखना है। तो और डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा, बलराम झाकड़ राज्यपाल रहे हैं 2004 से लेकर 8 तक और 9 तक के लगभग। अच्छा, इसका जवाब दें आप लोग। राम प्रकाश गुप्ता यूपी के सीएम रहे हैं, और ये एमपी में गवर्नर रहे हैं, एमपी में राज्यपाल रहे हैं 2003-4 में, याद रखना है। राम नरेश यादव भी यूपी के सीएम रहे हैं और ये 2016 तक एमपी में गवर्नर या राज्यपाल रहे हैं। तो यूपी के सीएम है। डॉक्टर बलराम झाकड़ भी लोकसभा के 10 वर्षों तक स्पीकर या अध्यक्ष रहे और एमपी के गवर्नर भी रहे हैं 2004 से 8 और 9 तक। 2004 से 8-9 तक कौन रहे हैं? बलराम झाकड़, याद रखना है। और विभिन्न राज्यों के राज्यपाल भी रहे, एमपी में भी राज्यपाल रहे बलराम झाकड़, और लोकसभा के 10 वर्षों तक स्पीकर रहे हैं। अब इस हिसाब से प्रश्न क्या बचा है? डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा, इस बात को याद रखना है, डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा हरियाणा राज्य के
राज्य के मुख्य मंत्री रहे हैं। क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री रहे हैं। हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। और एमपी में सर्वाधिक 3 बार गवर्नर या राज्यपाल रहे हैं। यानी सबसे ज्यादा बार राज्यपाल कौन रहा है एमपी का? भगवत दयाल शर्मा। जबकि सबसे कम समय तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहने का रिकॉर्ड पट्टाभी सीतारमैया के पास है, जो 1 नवंबर 1956 से लेकर 13 जून 1957 तक रहे। लेकिन कार्यवाहक अगर साथ में आ जाए तो पीवी दीक्षित कार्यवाहक राज्यपाल रहे, जो सबसे कम समय तक राज्यपाल रहे हैं मध्य प्रदेश के। और अगर सर्वाधिक समय तक राज्यपाल की बात करें तो हरि विनायक पाटस्कर रहे हैं। इस बात को याद रखना है। ठीक है, तो आप लोग चीजों को समझ पाए होंगे। मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे? इसका राइट आंसर है डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। और एमपी में सबसे ज्यादा बार 3 बार राज्यपाल रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के पास है। सर्वाधिक समय हरिविनायक हैं, सबसे कम समय पट्टाभी सीतारमैया है। लेकिन अगर कार्यवाहक को भी शामिल कर दिया जाए तो सबसे कम समय पीवी दीक्षित का माना जाता है, जो पहले कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे हैं मध्य प्रदेश के। दोस्तों, आपने इसका जवाब दिया होगा। इसमें कुछ नहीं रखना है, इसमें यह रखना क्रोनोलॉजी पता हो, कालखंड पता हो। थोड़ी बहुत कालखंड भूलता भी है तो दिक्कत नहीं करना, थोड़ी बहुत डिटेल पता है तो आपसे प्रश्न बन जाएगा कि ये कहां के सीएम रहे हैं। और प्रश्न पूछा है हरियाणा का कौन रहा है, तो सही आंसर है भगवत दयाल शर्मा, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक, चलें अगले पृष्ठ की तरफ बढ़ते हैं। देख, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं? देखो, प्रश्न पूछ लिया है, हम कहेंगे रिपीटेड है। देखो, राम नरेश यादव यूपी से संबंधित सीएम है, संबंधित है। और एमपी के राज्यपाल रहे हैं, ये लोकसभा के स्पीकर नहीं रहे हैं। श्री राम प्रकाश गुप्ता यूपी से संबंधित हैं, और एमपी के राज्यपाल रहे हैं। कब रहे, इसका डिटेल या क्रोनोलॉजी या कालखंड हम पिछले प्रश्न में बता चुके हैं। कृष्ण मोहन सेठ 2004 में ही कुछ समय के लिए बने, तो याद रखना है कृष्ण मोहन सेठ एमपी के राज्यपाल 2004 में कुछ समय के लिए बने, इस चीज को भी याद रखना है। तो निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं? इसका राइट आंसर आपको देना है। 3 बता दिए हैं, तो इसका राइट आंसर बलराम झाकड़ होगा। आपको पता है ये लोकसभा में 10 वर्षों तक स्पीकर या अध्यक्ष रहे हैं। याद रखना है, 1980 के दशक में रहे हैं ये। लगातार 10 वर्षों तक क्या रहे हैं? लोकसभा के स्पीकर बलराम झाकड़ रहे हैं। और 2004 से 8-9 तक ये क्या रहे हैं? एमपी के गवर्नर भी रहे हैं। और ये मध्य प्रदेश के गवर्नर या राज्यपाल भी रहे हैं। इसके अलावा कई राज्यों में इन्होंने गवर्नरी संभाली है, जैसे पंजाब भी, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत भी रहे। इस चीज को आपको याद रखना। मध्य प्रदेश में भी ये गवर्नर रहे हैं बलराम झाकड़, प्रसिद्ध पॉलिटिशियन है बलराम झाकड़। ठीक, तो निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं जो लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं? उनका नाम बलराम झाकड़ है। ऐसे प्रश्न बनते हैं। वह कौन सा मध्य प्रदेश का व्यक्ति है जो देश का प्रधानमंत्री बना? अटल बिहारी वाजपेयी है। वह कौन सा व्यक्ति है मध्य प्रदेश का जो देश में प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति बना? वो शंकर दयाल शर्मा है। वह
मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन है जो केंद्र में लोकसभा का स्पीकर रहा? बलराम झाकड़ है, 10 वर्षों तक रहे। ऐसे प्रश्न बनते रहते हैं, इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक, इसका जवाब भी आपने दिया होगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्या है? पहला गवर्नर जिन्होंने मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन को लागू किया था। अब ये राष्ट्रपति शासन क्या है उसे पढ़ना है। अब देखो, गवर्नर ही किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है। एस.एन. सिन्हा, सत्यनारायण सिन्हा, पट्टाभी सीतारमैया, हरि विनायक पाटस्कर, के.सी. रेड्डी, ऐसे कुछ नाम हैं, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, एस.एन. सिन्हा, पट्टाभी सीतारमैया, हरि विनायक पाटस्कर, के.सी. रेड्डी। बताएं। एस.एन. सिन्हा 1971 से लेकर 1977 तक मध्य प्रदेश में गवर्नर या राज्यपाल रहे। पट्टाभी सीतारमैया 1956 से 1957 तक क्या रहे? मध्य प्रदेश के गवर्नर रहे। इनका कार्यकाल सबसे कम है, सबसे कम है। क्यों है? तो हमने आपको बता दिया, 1 नवंबर 1956 से 13 जून 1957 तक ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल या गवर्नर रहे हैं। और अगर कार्यवाहक भी शामिल कर लें और अगर ऑप्शन में पीवी दीक्षित हैं तो उन्हीं में टिक लगाना है, लेकिन वो कार्यवाहक हैं, वो परमानेंट वाले नहीं थे, उन्हें कुछ समय के लिए बनाया गया था, कार्यवाहक थे। इसलिए प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में पीवी दीक्षित को शामिल करते हैं। तो सबसे कम समय पीवी दीक्षित का होगा। दोनों ऑप्शन में है तो आप अपने हिसाब से टिक लगाएं और बोर्ड के ऊपर छोड़ दें। ठीक, इस चीज को याद रखना है। एस.एन. सिन्हा 1971 से 1977 तक गवर्नर रहे। पट्टाभी सीतारमैया 1956 से 57 तक रहे। हरि विनायक पाटस्कर 1957 से लेकर 1965 तक रहे। सर्वाधिक लंबा कालखंड इन्हीं का है। और के.सी. रेड्डी 65 से 66 तक रहे। इस चीज को आपको याद रखना है, 65 to 66। अब देखो, क्रोनोलॉजी आपको पता चल गई, कालखंड आपको पता चल गया। अब आपको जवाब यह देना है, पहला गवर्नर कौन है जिनके समय मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। चलो जब तक आप जवाब दें, राष्ट्रपति शासन होता क्या है, थोड़ी संविधान की बात करते हैं। राष्ट्रपति शासन क्या है और इसका संविधान में प्रबंध कहां है। ठीक, इस चीज को आपको देखना है। देखें, 2 आर्टिकल है संविधान में। आर्टिकल वैसे एक ही करना चाहिए, लेकिन हम दोनों बताएंगे, 356 और आर्टिकल 365। इन दोनों से ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। देखें, आर्टिकल 356 से संवैधानिक तंत्र, ज्यादा डिटेल नहीं बताएंगे लेकिन कुछ बताना पड़ेगा। संवैधानिक तंत्र कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर लगता है। अब संवैधानिक तंत्र का विफल होना यह होता है कि संविधान के अनुसार राज्य की सरकार संचालित नहीं हो पा रही है। जैसे स्पष्ट बहुमत नहीं है और सरकार चल रही है, संविधान में लिखा है स्पष्ट बहुमत होना चाहिए तभी सरकारें चलेंगी। तो यह संवैधानिक तंत्र का विफल होना है। आर्टिकल 365 बोलता है यह भी राष्ट्रपति शासन है राज्य में, लेकिन इसका मतलब होता है प्रशासनिक तंत्र के विफल होने पर होता है। प्रशासनिक तंत्र के विफल होने पर एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी या मशीनरी बिगड़ जाए और इसका दुरुपयोग केंद्र सरकारें बहुत करती हैं। माना कि केंद्र में किसी की सरकार है और राज्य में किसी की सरकार है, तो वो प्रशासनिक तंत्र के विफल होने पर कई बार राष्ट्रपति शासन को लगा देते हैं कहीं ना कहीं। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 एक मृत पत्र है, डेथ लेटर है, ऐसा उन्होंने कहा था। इस चीज को याद रखना है।
क्योंकि इससे कहीं ना कहीं संविधान का गला घोंटने का काम होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब कितना समय रहता है ये बताने का काम संविधान में होता है दोस्तों। अब देखिएगा एमपी में तीन बार प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन लग चुका है, शासन लग चुका है। तो याद रखना मध्य प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, इसका आपको जवाब देना है। तो दीजिए इसका जवाब। देखें इसका जवाब दें। एमपी में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। देखें पहली बार 1977 में लगा। अब आपको क्रोनोलॉजी लिख दी गई है, आप बता दोगे पहली बार किसके समय लगा है। पहली बार 1977 में लगा और कहते हैं ये सबसे कम समय का था, यानी 54 दिन का राष्ट्रपति शासन था ये। और ये श्यामाचरण शुक्ल के समय लगा, जो रविशंकर शुक्ल के सुपुत्र हुआ करते थे। श्यामाचरण शुक्ल मुख्यमंत्री थे उस समय और मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। और इस समय गवर्नर सत्यनारायण सिन्हा थे, सीएम कोई और था। सीएम का नाम क्या है? श्यामाचरण शुक्ल। और राज्यपाल एसएन सिन्हा सत्यनारायण सिन्हा थे। तो आंसर तो पता चल गया। सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन 1977 का है। दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा 1980 में। यह लगभग 113 दिन तक चला, 113 दिन। सुंदरलाल पटवा, कौन? सुंदरलाल पटवा इस समय सीएम थे और गवर्नर के रूप में भगवत दयाल शर्मा थे। सीएम पुनाचा का भी नाम आता है, लगाने के समय कोई और था और वापस लेने के समय कोई और था। देखिएगा 113 दिन। तीसरा राष्ट्रपति शासन लगा 1992 में, यह भी सुंदरलाल पटवा के समय लगा, यानी किस मुख्यमंत्री के समय? और यह लगा लगभग 365 दिन, 55 दिन, यानी लगभग हम बोल सकते हैं 1 वर्ष तक लगा। ये सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन 1992 का है, सुंदरलाल पटवा। सुंदरलाल पटवा के समय 2 राष्ट्रपति शासन लगे हैं, 1980 और 1992। सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन कौन है? और इस समय अली नाम के एक मुस्लिम गवर्नर थे, इस बात को याद रखना। और सुंदरलाल पटवा सीएम थे। और सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन तीसरा राष्ट्रपति शासन है। तो राइट आंसर दोस्तों आपने दिया होगा। इसका राइट आंसर क्या है आप लोग बताएं। इसका राइट आंसर देखो 1971 से 77 तक राज्यपाल रहे, तो इसका राइट आंसर होगा ए, एसएन सिन्हा, सत्यनारायण सिन्हा। दोस्तों आप लोगों को पूरा डिटेल भी पता चल गया और साथ में कितने राष्ट्रपति शासन किस मुख्यमंत्री के समय, किस गवर्नर के समय, और कौन सबसे बड़ा और कौन सबसे छोटा, संविधान में इसका उल्लेख कहां है, इन सब चीजों पर चर्चा कर ली गई है। चले अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिएगा अच्छा प्रश्न है ये भी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे? मतलब सीधा यह पूछा है भारत के सुप्रीम कोर्ट में कौन न्यायाधीश नहीं रहे जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति रहे हैं, यह प्रश्न पूछा है। ये सभी न्यायमूर्ति मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। पहला प्रश्न तो आपके ये होना चाहिए दिमाग में। अब देखो आप देखिए इसमें क्या लिखा है। न्यायमूर्ति ए के पटनायक, न्यायमूर्ति आर बी रविंद्रन, न्यायमूर्ति एस के झा, न्यायमूर्ति ए के माथुर। अब देखो हम यहां पर लिखते हैं कुछ ऐसे मुख्य न्यायाधीश, ऐसे मुख्य न्यायाधीश, ऐसे कौन? ऐसे मुख्य न्यायाधीश जो एमपी हाई कोर्ट, एमपी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं या रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के
न्यायाधीश बने, ऐसे कौन कौन से शख्स हैं एमपी वाले? तो देखें, आपको पता है हिदायतुल्ला मोहम्मद हिदायतुल्ला पहले मुख्य न्यायाधीश है, यह भी पता है। ये सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रहे हैं। न्यायमूर्ति ए.के. पटनायक, ये भी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रहे। आर.वी. रविंद्रन ये भी रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहे हैं। ए.के. माथुर भी रहे हैं, इस चीज को याद रखना, ए.के. माथुर भी रहे हैं। अब आगे बढ़िएगा, हिदायतुल्ला, ए.के. पटनायक, आर.वी. रविंद्रन, ए.के. माथुर, बोबड़े, अरविंद बोबड़े, ये भी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहने के साथ सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर रहे। अरविंद बोबड़े। एस.के. वर्मा भी एमपी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में भी रहे। अब इसके अलावा कोई भी मिल जाए, वो भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नहीं रहे हैं। देखो, ए.के. पटनायक हैं, बिल्कुल हैं। आर.वी. रविंद्रन हैं, बिल्कुल हैं। ए.के. माथुर हैं, बिल्कुल हैं। अरविंद बोबड़े होते, एस.के. वर्मा होते, वो भी होते। तो इसका राइट आंसर न्यायमूर्ति एस.के. झा। ये कभी भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं, इस चीज को आपको दोस्तों याद रखना है। तो आपने जवाब दे दिया होगा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे, उनके नाम हमने यहां लिख दिए हैं। जो रहे हैं और जो नहीं रहे हैं वो इस ऑप्शन में हैं, वो आपको मिल गए। इतने ही रहे हैं जो भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश रहे और एमपी हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी उन्होंने कार्य संभाला। हिदायतुल्ला, ए.के. पटनायक, आर.वी. रविंद्रन, ए.के. माथुर, अरविंद बोबड़े, एस.के. वर्मा। ठीक, तो दोस्तों आपने इसका जवाब भी दे दिया होगा। चलें अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलें पढ़ें, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। दोस्तों जवाब देते रहना है, कंजूसी नहीं करना है पढ़ाई में, क्योंकि यह बढ़िया टॉपिक है, अच्छे शानदार टॉपिक है और आपकी समझ भी विकसित इससे होती है, बोलने की शैली भी बढ़ती है। क्योंकि राजनीति की अगर आपको समझ है तो आप प्रदेश के इलेक्शन में चीजों को बता पाएंगे क्या चल रहा है, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो आम जीवन में भी इनका महत्व है और प्लस पढ़ाई में भी इनका महत्व है। मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका राइट आंसर आपको देना है। रिजर्वेशन कहां है, सीधा मतलब ये बताएं। देखिएगा, जवाब दें इसका। 243T, 243S, 243, ये समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, 243U, ये देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं क्या है ये, इस बात को याद रखना है। देखें, 243T, 243S, 243R और 243U, ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको जवाब क्या देना है? मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? यह नगर पालिकाओं की बात है, इस चीज को आपको याद रखना है। आप सबको पता है 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, कौन से 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला। किनको संवैधानिक दर्जा मिला? पंचायतों को। और 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला, संविधान में स्थान मिला। और इन दोनों के लिए एक आर्टिकल है संविधान में 243, ये पंचायत और नगर पालिकाओं से संबंधित आर्टिकल है, इनका बस विस्तार किया गया है। ठीक, तो हम देख लेते हैं इसमें 243 में क्या लिखा है, उसे देखते हैं।
देखिएगा ये आर है, याद रखना है, क्या है, आर है, इस चीज को याद रखना है। तो मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान के निम्नांकित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? देखो आपको पता है जो एस है ये वार्ड समितियों की बात करता है, नगर पालिकाओं में किसकी, वार्ड समितियों की बात करता है। 243 जो आर है याद रखना है, तो वार्ड समिति की बात करता है, ये नगर पालिकाओं के स्ट्रक्चर यानी संरचना की बात आर करता है। और अगर यू की बात करें तो ये कार्यकाल नगर पालिकाओं का क्या होगा, टेन्योर, आमतौर पर 5 वर्ष का होता है, ये बात करता है 243 यू। तो अब बचा कौन, इस हिसाब से जब छांटा है अपन ने, नगर पालिकाओं की वार्ड समितियां वार्ड एस, नगर पालिकाओं की संरचना स्ट्रक्चर 243 आर, और नगर पालिकाओं में टेन्योर या कार्यकाल तो यू। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा, 243 टी। यानी मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु जो आरक्षण सीटों में, स्थानों में, वो 243 टी में है। अब देखो आप, जो भी पंचायत, एक नया फैक्ट याद रखना, जो भी पंचायत या नगर पालिकाओं में आरक्षण मिलता है वो जनसंख्या के अनुपात में मिलता है, जितनी उनकी जनसंख्या होगी, जनसंख्या के अनुपात में। और ये जो आरक्षण होता है नगर पालिकाओं में एसटी के लिए या एससी के लिए, वो जनसंख्या के अनुपात में होता है, उनकी जनसंख्या कितनी है उस अनुपात में सीटों को रिजर्व किया जाता है। और खास बात जानने की क्या है कि इस पद्धति का नाम, जो आरक्षण की सीटों की आरक्षण की पद्धति होती है, उस पद्धति का नाम रोटेशन है, चक्रानुक्रम पद्धति, जो प्रत्येक 5 वर्ष में बदल जाती है। आप देखते होंगे पंचायतों में और नगर पालिकाओं में चक्रानुक्रम रोटेशन, इसमें लॉटरी टाइप की निकाली जाती है कि किसका नाम आ गया है, और फिर जनसंख्या के अनुपात में एससी एसटी को आरक्षण मिलता, और इसके अलावा महिलाओं को भी रिजर्वेशन पंचायतों और नगर पालिकाओं में होता है, जो बाध्यकारी है 33%, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ये 50% रखती है महिलाओं को रिजर्वेशन, पंचायत और नगर पालिका। तो दोस्तों इसका जवाब भी आपने दिया होगा, और अभी पंचायत वाला एक टॉपिक अपन को पूरा पढ़ना भी है, क्योंकि उससे बड़े प्रश्न बनते हैं। देख प्रश्न है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला प्रतिपक्ष नेता कौन है? देख, उमा भारती एमपी की पहली महिला सीएम रही हैं, जो एमपी में टीकमगढ़ के डूंगरा गांव की हैं। संपतिया उइके, इनका संबंध ना तो विपक्ष के नेता से है ना सीएम से है, कोई इनका लेना देना नहीं है। रमा देवी का संबंध भी ना विपक्ष से है और ना ही इनका संबंध सीएम से है, ना विधानसभा अध्यक्ष से है। अब मध्य प्रदेश की प्रथम महिला प्रतिपक्ष की नेता कौन थी बताएं? तो इसका राइट आंसर है जमुना देवी, और ये कब रही? 2003 से लेकर 2008 तक, ये 5 वर्षों तक जमुना देवी प्रतिपक्ष की नेता रही। और खास बात क्या है, ये एमपी में उप मुख्य मंत्री भी रही हैं, उप मुख्यमंत्री भी रही हैं। इस चीज को भी आपको दोस्तों याद रखना है। जमुना देवी तो पहली महिला प्रतिपक्ष की नेता जमुना देवी है, ठीक? तो आपने इसका जवाब दे दिया होगा। और कब से कब तक? 2003 से 2008 तक। बाकी आपको पता है हाई कोर्ट में सरोजिनी सक्सेना मुख्य न्यायाधीश नहीं रही, लेकिन पहली महिला न्यायाधीश के रूप में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में रही हैं। कौन रही हैं? सरोजिनी, कुछ तथ्य लिख देते हैं। सरोजिनी सक्सेना क्या रही हैं, जल्दी बताओ? हाई कोर्ट, एमपी हाई कोर्ट में न्यायाधीश रही हैं, पहली महिला न्यायाधीश हैं ये, मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, ठीक है? इस बात को याद रखना है। अच्छा, मुख्य सचिव भी रही हैं निर्मला बुच,
बुच एमपी में चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी मुख्य सचिव रही हैं निर्मला बुच, इनका नाम भी याद रखना। मुख्य सचिव आपको पता है एचएस कामत रहे हैं। आशा गोपालन जो आईएएस से संबंधित रही है मध्य प्रदेश में, इस चीज को भी आपको याद रखना है। तो सरोजिनी सक्सेना हाई कोर्ट में न्यायाधीश रही। निर्मला बुच एमपी में मुख्य सचिव की भूमिका जो पहली महिला के रूप में इन्होंने निभाई है। ठीक दोस्तों, आपने इसका जवाब दिया होगा। ठीक, चले अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो, ये भी बड़ा विचित्र प्रश्न है, अच्छों से नहीं बना था ये। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुने, मतलब कैसे कार्यवाही चलती है। यही लोकसभा में होती है कार्यवाही, बस नाम बदल जाएंगे। राज्यपाल की जगह राष्ट्रपति आ जाएगा और मंत्री वही रहेगा, निधन संबंधी उल्लेख रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले जब कोई भी विधानसभा बनती है, कोई भी विधानसभा का गठन हुआ, चुनाव के बाद ही गठन होता है, तो क्या होगा भैया बताओ? सदस्य क्या लेंगे? शपथ लेंगे। वहां का प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलवाएगा। प्रोटेम बनाया जाता है, जो सबसे वरिष्ठ मेंबर होता है, मेंबरों को शपथ दिलवाता है। तो शपथ होगा पहले, यानी शपथ का प्रतिज्ञान इसमें लिखा हुआ है, शपथ होगा। ठीक, ये क्रम होगा। पहले गठन होगा, जैसे ही विधानसभा या लोकसभा का भी यही होता है, सदस्यों की शपथ का। और शपथ कौन दिलाता है सदस्यों को? प्रोटेम स्पीकर। कौन दिलवाता है? प्रोटेम स्पीकर, शपथ का प्रतिज्ञान। ठीक, फिर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा, अगर विधानसभा की बात है तो राज्यपाल का अभिभाषण, और अगर लोकसभा की बात है तो राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। तो राज्यपाल का स्पीच होगा, अभिभाषण होगा, इस चीज को याद रखना है। फिर क्या होगा? फिर इसके बाद होता है निधन संबंधी चर्चाएं हो सकती हैं, लेकिन नए मंत्री जो आते हैं उनका परिचय भी दिलवाया जाता है। एक चीज और होती है इस क्रम में, शपथ का प्रतिज्ञान, राज्य का अभिभाषण, और फिर क्या होता है? नए मंत्रियों को या मंत्रियों का, केंद्र या राज्य दोनों में होता है, मंत्रियों का परिचय होता है। फिर निधन संबंधी उल्लेख होता है, फिर किसी विधेयक पर राज्यपाल या राष्ट्रपति को अधिसूचित कर वहां पर रखा जाता है पटल पर, और फिर अध्यादेश पर चर्चाएं होती हैं, फिर विभिन्न अधिनियमों पर चर्चा होती है, फिर इसके बाद स्थगन वगैरह होते रहते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव आते रहते हैं। इस चीज को ये क्रम होता है। तो शपथ का प्रतिज्ञान, राज्यपाल का अभिभाषण, मंत्रियों का परिचय, निधन संबंधी उल्लेख, तो ये इस क्रम में लगाना है। पहला शपथ का प्रतिज्ञान, तीसरा पहला, दूसरा क्या है? राज्यपाल का अभिभाषण, तो ये दूसरे नंबर पर है। फिर मंत्रियों का परिचय, ये तीसरे नंबर पर है। फिर निधन संबंधी उल्लेख, ये चौथे नंबर पर है। तो लगा दो क्रम, तीसरा ये मिल गया। फिर तीसरे के बाद जल्दी बताएं, दूसरा राज्यपाल का अभिभाषण, दूसरा ये मिल गया। फिर तीसरा मंत्रियों का परिचय, चौथा ये मिल गया। फिर निधन संबंधी उल्लेख, पहला ये मिल गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। एमपीपीएससी 2020 में आया है। सीधा कहें तो ये विधानसभा की कार्यवाही से पूछा गया प्रश्न है। रट्टू तोता कोई होगा तो नहीं बनेगा ये प्रश्न, इस बात को याद रखना है। मतलब किस प्रकार कार्यवाही चलती है गठन से लेकर। चले, इसका जवाब आपको देना है। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे?
पहले अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे ही थे, आपको पता है, विधि पुरुष के नाम से ये विख्यात हैं, विधि पुरुष कहते हैं, एमपी का विधि पुरुष कुंजीलाल दुबे को कहते हैं। गुलशेर अहमद भी विधानसभा में अध्यक्ष की भूमिका निभाई है, तेजलाल टेमरे ने भी निभाई है। विक्रम वर्मा नाम का कोई भी व्यक्ति विधानसभा में अभी तक अध्यक्ष नहीं बना है, इस चीज को आपको याद है। वर्तमान में कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, याद रखना है। वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष एमपी में कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। तो बताएं, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे? इसका राइट आंसर विक्रम वर्मा है, तीनों रहे हैं। चलिए, इसमें ज्यादा समझने की बात नहीं है। विधानसभा को संचालित करता है विधानसभा का अध्यक्ष, वहां का पीठासीन होता है, इस बात को याद रखना है। चले, मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन का नाम क्या है? यानी नया कोई और होगा। मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन का नाम क्या था? इरविन हॉल, माउंटबेटन हॉल, मिंटो हॉल, बेलेजली हॉल। बेलेजली हॉल तो कहीं मिला ही नहीं, माउंटबेटन हॉल भी नहीं है, इरविन हॉल भी नहीं है। भाई साहब, आप सबको पता है ये गवर्नर जनरल रहे हैं, मिंटो भी गवर्नर जनरल रहे हैं, इस बात को याद रखना है। आप सबको पता है इरविन कब रहे हैं? कांग्रेस की स्थापना, इरविन समझौता होता था, गांधी इरविन 1932 के लगभग रहे, दिल्ली समझौता जब हुआ था, गांधी के समय इनकी प्रमुख भूमिका थी। गांधी के समय इरविन प्रमुख भूमिका में रहे, इस चीज को याद रखना, इरविन। माउंटबेटन भारत पाकिस्तान और अंत तक रहे, तो भारत पाकिस्तान डिवाइडेशन के समय इन्हीं की एक स्कीम आई थी, उस स्कीम का नाम क्या है? तो याद रखना है, उस स्कीम का नाम क्या है? तो इस चीज को याद रखना है। एक मिनट रुकिए। चलिए, तो दोस्तों आप लोगों ने देखा मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन का नाम क्या था? इरविन हॉल, माउंटबेटन हॉल, मिंटो हॉल, बेलेजली हॉल। तो इसका राइट आंसर है मिंटो हॉल, जो भोपाल में है। देखें, वर्तमान में मिंटो हॉल जो है 1956 से लेकर 1996 तक, 1956 से लेकर कब तक? 1996 तक मिंटो हॉल ही विधानसभा भवन रहा, भोपाल वाला भवन रहा। लेकिन कहते हैं, ये मजाक लगेगा आपको, कई नेताओं ने कहा यहां भूत पिशाच रहने लगे हैं मिंटो हॉल में, और कहते तो यहां तक है कि इंदिरा गांधी हॉल, जो इंदिरा गांधी भवन है अभी, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश का विधानसभा हाउस है, वहां पर भी कई नेताओं ने कहा यहां भूत पिशाच रहते हैं, तो कई बड़े बड़े हवन करवाए गए हैं यहां पर। तो कहते हैं मिंटो हॉल 1996 तक रहा। 1996 में शंकर दयाल शर्मा ने इसका उद्घाटन किया। इंदिरा गांधी विधानसभा भवन, इंदिरा गांधी विधानसभा भवन 1996 में, जो वर्तमान में भोपाल में है। और इंदिरा गांधी विधानसभा भवन वर्तमान का विधानसभा हाउस है। और कहते हैं इसके वास्तुकार या डिजाइनर या चार्ल्सकार या इंजीनियर, इसके वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे, इंदिरा गांधी भवन के, जो वर्तमान मध्य प्रदेश विधानसभा का भवन है, जो भोपाल में अरेरा पहाड़ी पर, अरेरा
हिल्स में बना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर मिंटो हॉल है, मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन का नाम, और नया विधानसभा भवन का नाम इंदिरा गांधी विधानसभा भवन है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मध्य प्रदेश के विधानसभा भवन का नाम क्या है, वही पूछ लिया। मतलब पहले पूछा पहला कौन था, अब ये पूछ लिया अब कौन है। सबको पता है ये सभी भवन आपको भोपाल में देखने को मिलेंगे। विंध्याचल भवन, सतपुड़ा भवन, राजीव गांधी भवन, इंदिरा गांधी भवन। तो इसका राइट आंसर अभी अभी पता चला, इंदिरा गांधी भवन 1996 से है। इसे भी बदलने की चर्चा है। इसके वास्तुकार चार्ल्स कोरिया है और ये भोपाल में है, और ये भोपाल की अरेरा, कटेरा नहीं अरेरा हिल्स में बना है, पहाड़ी पर बना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है, इंदिरा गांधी भवन। शंकर दयाल शर्मा ने इसका उद्घाटन किया था, तत्कालीन राष्ट्रपति। चले अगला प्रश्न देखें। प्रश्न आपके सामने है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। देखें ये पंचायतों के चुनाव करवाता है, इलेक्शन करवाता है। विधानसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सबके चुनाव राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। लेकिन पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव के लिए मध्य प्रदेश या हर राज्यों में राज्य निर्वाचन आयोग है। तो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग की बात पूछी गई है। हर वोट कीमती, हर वोट महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो पंचायतों के चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग 1 फरवरी 1994 को स्थापित हुआ और आर्टिकल, संवैधानिक निकाय है, आर्टिकल 243 के तहत बना था। इस बात को याद रखना है। ठीक, NV लोहानी पहले थे और वर्तमान में श्रीवास्तव मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के कमिश्नर या आयुक्त है, इलेक्शन कमिश्नर। 1 फरवरी 1994 को स्थापित हुआ और ये है कहां पर, तो ये भोपाल में है। हर वोट कीमती, हर वोट महत्वपूर्ण। ठीक है, इस बात को याद रखना है। तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1 फरवरी 1994 को आर्टिकल 243 के तहत किया जाता, भोपाल में है। तो इसका राइट आंसर 1 फरवरी 1994। चले अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए प्रश्न आपके सामने है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। देखो श्रीमती सरोजिनी नायडू ये भारत की पहली हो सकती हैं, भारत की पहली राज्यपाल, यूपी से रिलेटेड रही है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की पूछा है। सरोजिनी सक्सेना आप सब जानते हैं, ये न्यायाधीश MP में रही हैं, पहली महिला न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश नहीं, न्यायाधीश है। फिर है सुश्री उमा भारती, ये पहली CM रही हैं MP की। तो आप तो निकाल लोगे आंसर क्या होगा, सुश्री सरला ग्रेवाल। ये मध्य प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल रही, 1989 से लेकर 91-92 तक ये मध्य प्रदेश की महिला राज्यपाल रही हैं। तो इसका राइट आंसर सुश्री सरला ग्रेवाल होगा। भारत की पहली पूछे तो कोकिला सरोजिनी नायडू है। ठीक, सरोजिनी सक्सेना मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की प्रथम न्यायाधीश रही हैं। सुश्री उमा भारती CM पहली MP की रही हैं। चलें अगला प्रश्न देखें। प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय स्थित है। अब देखें आप, वल्लभ भवन, पर्यावास भवन, सतपुड़ा भवन, विंध्याचल भवन, बताएं। अच्छा, सचिवालय का कार्य क्या होता है, पहले तो ये पता लगाओ फिर आप बता दोगे कार्य क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेशन वाला, प्रशासनिक कार्य करता है। ठीक है, सचिवालय कौन सा कार्य करता है, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करता है, प्रशासनिक कार्य करता है। अब देखिएगा, प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी MP में कौन है। भारत में तो आपको पता है कैबिनेट सचिव सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है,
तो उसका नाम है राज्य मुख्य सचिव। मुख्य सचिव, राज्य का मुख्य सचिव। और ये जो मुख्य सचिव होता है वो सचिवालय में ही बैठता है, इस बात को याद रखना। तो आप लोग बताएं, विंध्याचल भवन में क्या प्रशासनिक कार्य होते हैं? क्या पर्यावास भवन में प्रशासनिक कार्य होते हैं? क्या सतपुड़ा भवन में प्रशासनिक कार्य होते हैं? आपने मैक्सिमम केसेस में सुना होगा कि प्रशासनिक कार्य करना है तो वल्लभ भवन चले जाओ, और वहां पर जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो मुख्य सचिव होता है। पहले मुख्य सचिव एच.एस. कामत थे, एच.एस. कामत थे। और पहली महिला मुख्य सचिव निर्मला बुच थी, निर्मला बुच थी। ये एमपी का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है किसी भी राज्य का। भारत सरकार का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है कैबिनेट सचिव। ये भोपाल में सभी भवन है, तो इसका राइट आंसर होगा वल्लभ भवन। और वल्लभ भवन कहां है? भोपाल में है। प्रशासन का सबसे बड़ा भवन यही होता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। प्रश्न आपके सामने है। विंध्याचल भवन, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग किस भवन में स्थित है? बताएं। शक्ति भवन जो है वो आपको जबलपुर में मिलेगा, और इसमें विद्युत का मुख्यालय है राज्य की। बाकी सभी जो भवन है वो आपको देखने को मिलेंगे भोपाल में। वल्लभ भवन का काम प्रशासन का है, तो एजुकेशन का क्या लेना देना, यहां से प्रशासन है। अब बताएं आप, इसका राइट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग किस भवन में है? तो इसका राइट आंसर है सतपुड़ा भवन में, भोपाल में है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न बड़ा शानदार है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा कहां के राज्यपाल कभी नहीं रहे बने? अभी हमने बताया था, शंकर दयाल शर्मा 1952 से भोपाल स्टेट के सीएम रहे, लगभग जब तक इलेक्शन नहीं हो गया मध्य प्रदेश में 1957 में, यानी 1957 तक रहे, भोपाल स्टेट के सीएम रहे। फिर शंकर दयाल शर्मा भारत के नौवे राष्ट्रपति रहे, प्रेसिडेंट रहे। इस बात को भी याद रखना है। ठीक, 9वें राष्ट्रपति रहे। और ये विभिन्न राज्य जैसे पंजाब, महाराष्ट्र और राज्यपाल पूछा है आंध्र प्रदेश। आप इसमें हमारे ख्याल से जवाब दे देते हैं, वहीं का व्यक्ति कैसे गवर्नर बन जाएगा? मध्य प्रदेश के व्यक्ति है। आमतौर पर दूसरे स्टेट में केंद्र सरकार डालती है उनको, तो पंजाब, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में तो रहे हैं ये, कहां नहीं रहे हैं ये? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कभी गवर्नर शंकर दयाल शर्मा नहीं रहे, और इनकी समाधि दिल्ली में है, दिल्ली में इनकी समाधि है। इस बात को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, मध्य प्रदेश के कौन से नेता पहले गृह मंत्री और बाद में नेहरू के मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री बने? मतलब पहले गृह मंत्री रहे मध्य प्रदेश के ऐसे नेता, और बाद में नेहरू के मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री भी बने। ऐसे कौन है? कानून मंत्री भी रहे वो है, और हम शामिल कर देते हैं। गृह मंत्री भी रहे मध्य प्रदेश के वह नेता नेहरू कैबिनेट में, और नेहरू कैबिनेट में रक्षा मंत्री भी रहे, और ये भारत सरकार में लॉ मिनिस्टर या कानून मंत्री भी रहे, लॉ मिनिस्टर रहे। अब बताओ ऐसा कौन सा व्यक्ति था? शिव बहादुर सिंह का कोई संबंध मध्य प्रदेश के नेता मतलब सीएम से नहीं है। रविशंकर शुक्ल का है, लेकिन वो केंद्र में इन पदों पर नहीं रहे हैं। शंकर दयाल शर्मा केंद्र में ऐसे मंत्री वाले पदों पर रहे हैं, लेकिन इन पदों पर नहीं रहे, राष्ट्रपति जरूर रहे हैं, और विभिन्न राज्यों के राज्यपाल रहे। तो इसका राइट आंसर है कैलाश नाथ काटजू। आपको पता होना चाहिए, कैलाश नाथ काटजू एमपी के दूसरे सीएम रहे हैं, क्योंकि पहले सीएम रविशंकर शुक्ल है। पहला इलेक्शन 1957 में हुआ, और 57 से लेकर 1962 तक
कैलाश नाथ काटजू एमपी के सीएम रहे, जो नेहरू कैबिनेट में रक्षा मंत्री रहे, गृह मंत्री भी रहे और कानून मंत्री का दर्जा भी इनको मिला। तो इस बात को याद रखना, 1957 से 1962 तक एमपी के दूसरे मुख्यमंत्री रहे कैलाश नाथ काटजू। एक प्रश्न बना है एक बार, मध्य प्रदेश का प्रथम निर्वाचित सीएम कौन है? जबकि सीएम निर्वाचित नहीं होते हैं, नियुक्त होते हैं, ये सबको पता है, लेकिन ऐसा प्रश्न बना है इसलिए पूछ लिया क्योंकि पहला इलेक्शन 1957 में हुआ मध्य प्रदेश में, तो कैलाश नाथ काटजू को मानना है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए इस चीज को। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न है, इसे सॉल्व करें। मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? देखो पहले तो यहां से निकालो, आप जब तक जवाब दो। जो जिला योजना समिति होती है ये किस क्षेत्र के लिए कार्य करती है? पहली बात, जिला के विकास के लिए, जिला योजनाओं को बनाकर उनके डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए कार्य करती है। इसका जो अध्यक्ष होता है, जिला योजना समिति का जो अध्यक्ष होता है, वो आमतौर पर कौन होता है? जिले का प्रभारी मिनिस्टर या प्रभारी मंत्री होता है। इस चीज को याद रखना है। और इसका पदेन सदस्य डीएम होता है, संबंधित राज्य का डीएम होता है, कलेक्टर होता है। तो अब बताओ इसका राइट आंसर क्या है? जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो देखें ये 19 मई 1995 को पारित हुआ था, और ऐसा करने वाला ये प्रदेश पूरे भारत में पहला है। तो आप लोग दोस्तों समझ गए, 19 मई 1995, तो इसका राइट आंसर 1995 है। तो बताइए दोस्तों आपको टॉपिक कैसा लगा? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आकर आपको देना है। तो आज के लेक्चर या आज के वीडियो में इतने ही प्रश्न थे। अब हम प्रश्नों को आगे बढ़ाएंगे और 2-3 पार्टों में डिवाइड करके मध्य प्रदेश की राजनीति को कवर करने के बाद कोशिश ये रहेगी या तो एमपी का करंट पढ़ाएं, आपको जवाब देना है क्या पढ़ना है, एमपी का करंट पढ़ाएं अथवा एमपी का इतिहास पढ़ाएं। 3 पार्ट बचे हैं, एमपी का इतिहास, एमपी का करंट और एमपी की इकोनॉमी। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।